हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में नागरिक शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हैं जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ 9, 10, 11 और जो प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी भारत के राष्ट्रपति के संबंध में यहाँ दो टॉपिक दिए गए हैं, दो कथन दिए गए हैं और दोनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला कथन ये कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के बाद या पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो यहाँ जो है दोनों ही कथन सही हैं, क्योंकि जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87(1) के तहत लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के शुरुआत और प्रत्येक साल के पहले सत्र की शुरुआत में बैठक की शुरुआत में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ संबोधित करेंगे और संसद को उसके सम्मान के कारणों से अवगत कराएंगे। यानी कि राष्ट्रपति जो है वो अपने अभिभाषण में संसद को बुलाएंगे और बुलाने आह्वान करेंगे और साथ ही साथ सम्मान भी जो है ज्ञापित करेंगे, यानी उनको बुलाने का कारण भी बताएंगे कि क्यों जो है एक साथ बुलाया गया है। तो दोनों ही कथन क्या है, सही है। अब उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें तो संविधान के निर्माण के समय मौलिक कर्तव्य नहीं शामिल किए गए थे। मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ या आप रूस कह लीजिए वहाँ के संविधान से लिया गया है और 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और जब जोड़ा गया तो इसको भाग 4 का या 4A आप कह लीजिए और अनुच्छेद 51 का में इसको जोड़ा गया। और जब जोड़ा गया तो कर्तव्य कितने थे, 10 थे मौलिक कर्तव्य। लेकिन 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन के तहत एक और नियम जोड़ दिया गया और जिससे मौलिक कर्तव्य कितने हो गए, 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। और 11वां मौलिक कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष की उम्र के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार उपलब्ध कराना। ये कर्तव्य है अभिभावक का, गार्जियन का, माता पिता का, कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएं। और ये कब जोड़ा गया, 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया। यानी 11वां मौलिक कर्तव्य यही है। ठीक है, अब यहाँ 4 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, 4 नहीं 3 है, इसमें 4 टॉपिक है, पर इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो जो आम चुनाव में मतदान है वो मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास ये मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसकी सुरक्षा करना भी हम लोगों का, नागरिकों का कर्तव्य है। और संविधान का पालन करना और इसके आदर्शों का सम्मान करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ जो ए वाला है, आम चुनावों में मतदान, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब देखिए 12 में इस तरह के प्रश्न तो नहीं आते हैं, लेकिन जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि नीचे जो है 2 कथन दिए गए हैं और जिसमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अब अभिकथन ये है कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। कारण क्या है, कारण ये कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो अब दोनों में से देखना है सही कौन सा है। तो अब देखिए, संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि कथन जो है वो ये कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन 75(3) में, अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है
कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो पहला जो भी कथन है वो क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन आगे ये भी बात है कि मंत्री संसद के किसी भी सदन से संबंधित हो सकते हैं और संविधान इस संबंध में संसद के दोनों सदनों के बीच समानता रखता है। प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने का और हिस्सा लेने का अधिकार है, लेकिन वह केवल उसी सदन में मतदान करने के हकदार हैं जिसके वो सदस्य हैं। तो दूसरा जो कारण है पॉइंट ये कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो जो दूसरा मतलब कारण है वो क्या है, सत्य है, और पहला वाला जो अभी कथन है वो क्या है, गलत है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। 4 यहाँ पर प्रावधान है और उनके स्रोत हैं, माध्यम है 4। यानी भारतीय संविधान में जो नियम हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं यानी जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ये क्या है, सही है, सुमेलित है। फिर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP जो है वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से, ये भी सही है। फिर इसके बाद है केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है, क्योंकि एक मजबूत केंद्र के साथ संघ का प्रावधान, केंद्र के पास अवशिष्ट या अतिरिक्त जो शक्तियाँ हैं, केंद्र का राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र के द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार, क्षेत्राधिकार, ये सारे टॉपिक विषय जो है वो कनाडा के संविधान से लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के नहीं। तो ये सुमेलित नहीं है, यानी गलत जो है वो सी वाला होगा क्योंकि ये सुमेलित है ही नहीं। फिर डी है आपातकालीन शक्तियाँ, ये जर्मनी से ली गई हैं, ये भी क्या है, सुमेलित है, सही है। फिर उसके बाद देखिए प्रश्न है कि भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्य काल का अर्थ है। तो शून्य काल का मतलब क्या होता है, वैसे तो संसद की प्रक्रिया के नियम में शून्यकाल का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन शून्यकाल वह समय होता है जब संसद सदस्य यानी कि सांसद तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दे को उठा सकते हैं और शून्यकाल के दौरान मुद्दों को उठाने के लिए सांसदों को बैठक के दिन 10 बजे से पहले अध्यक्ष या सभापति को नोटिस देना होता है और यह प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से शुरू होने के कारण इसको शून्यकाल की संज्ञा दी गई है। यानी कि यहाँ जो प्रश्न है उसका उत्तर है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का समय शून्यकाल कहलाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(1) के तहत संसद आकस्मिकता निधि के गठन की व्यवस्था कर सकती है और ऐसी निधि में से कोई अग्रिम नहीं दिया जाएगा सिवाय ऐसे आकस्मिक व्यय यानी खर्चे की पूर्ति के परियोजनाओं के लिए जिसका विधि द्वारा किए गए विनियोगों के अधीन संसद द्वारा प्राधिकृत किया जाना लंबित है या पेंडिंग है। तो यहाँ पे जो आकस्मिकता निधि है वो अनुच्छेद 267 से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शामिल हैं शब्द, भारतीय जो प्रियम्बल में शामिल शब्द हैं वो ये हैं प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। लेकिन जो संघीय शब्द है ना वो भारत के संविधान में शामिल नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ, लेकिन संघ जो है वो यूनियन से संबंधित है। तो यहाँ जो है संघीय शब्द वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल या उल्लिखित नहीं है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए और इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। हालांकि इस तरह के प्रश्न जो हैं
वो प्रतियोगी परीक्षा में ही पूछे जाते हैं, इंटरमीडिएट में नहीं। लेकिन सिंगल सिंगल करके इंटरमीडिएट में भी ये होता है। जो नागरिक शास्त्र 12 में दूसरा किताब है ना भारतीय संविधान के, उसमें जो प्रश्न है वो इसमें पूछे जाते हैं ऐसे करके कि अशोक मेहता समिति कब बनी थी या किससे इसका संबंध है, इस तरह से अलग अलग करके। और इस तरह से सीक्वेंस में बिठाने का जो प्रोसेस है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में ही पूछा जाता है। अब इसको देखिए सीक्वेंस में कैसे लगाएंगे। सीक्वेंस में इस तरह से लगाना है कि सबसे पहले कौन सी समिति बनी, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो इस तरह से एक लाइन में जब हम बता देंगे तो वो सीक्वेंस में लग जाएगा। जबकि यहाँ ये 1 से 4 तक इधर उधर करके लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे समिति बनी वो थी बलवंत राय मेहता समिति, यानी कि BR मेहता समिति। यहाँ 3 नंबर पर देखिए लिखा हुआ है BR मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। जनवरी 1957 में 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश के लिए ये समिति बनी थी। फिर उसके बाद है अशोक मेहता समिति, जो कि नंबर 1 पे लिखा हुआ है। ये 2 पर आ जाएगा सीक्वेंस में। पहले नंबर पर BR मेहता समिति, दूसरे नंबर पर अशोक मेहता समिति, जो कि दिसंबर 1977 में 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश के लिए बनाई गई समिति थी। फिर उसके बाद आएगा LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति तीसरे नंबर पर। और ये 1985 में 1985 में बनी एक समिति है जिसमें नियोजन की आधारभूत इकाई जिला की सिफारिश इसमें की गई थी। फिर है GKV राव समिति, ये 1986 में बनी और पंचायत को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश इस समिति में की गई थी। तो आपने इसको एक सीक्वेंस में बता दिया। पहले बलवंत राय मेहता समिति होगा, काल क्रमानुसार अगर हम इसको लगाएंगे तो पहले बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, उसके बाद LM सिंघवी समिति और उसके बाद GKV राव समिति होगी। तो ये सीक्वेंस में इस तरह से लग जाएगा। अब देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर विषय है और उनसे संबंधित अनुच्छेद है। हालांकि इंटरमीडिएट में इस तरह के भी प्रश्न नहीं आते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, लेकिन सिंगल सिंगल करके इंटरमीडिएट में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रश्न मान लीजिए पूछ लिया गया कि अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है, या विकल्प में ही इस तरह से आ गया। तो अगर आपको जानकारी रहेगी तो आप बहुत ही आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए अब पहला विषय क्या है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण किसमें मतलब बात की गई है, तो अनुच्छेद 50 में बात की गई है। तो ये क्या है, सुमेलित है। फिर है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, तो ये जो है अनुच्छेद 46 में बात की गई है इसकी, ये भी सही है। फिर है सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, तो यहाँ भी लिखा अनुच्छेद 43A, तो ये जो है सुमेलित नहीं है क्योंकि ये प्रश्न जो है वो संविधान के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 से संबंधित है और सहकारी समितियों के संवर्धन की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 43 यानी 43B में की गई है, 43A में नहीं। फिर है D वाला, ग्राम पंचायतों का गठन और उनके स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काम करने योग्य बनाना, तो ये अनुच्छेद 40 में, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो C वाला है ना वो सुमेलित नहीं है अनुच्छेद से, बाकी A, B और D ये सुमेलित हैं। तो यहाँ आपको ये भी जानकारी मिल गई कि अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 46 में या 46 में क्या कहा गया है। तो ये आप जो है 11-12 में ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है नागरिक शास्त्र के तहत। अब देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान संशोधन अधिनियम GST यानी कि वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है। यानी GST जो है वो किससे संबंधित है, किस संशोधन अधिनियम से संबंधित है, ये पूछ रहा है प्रश्न। तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है और यह एक अप्रत्यक्ष कर है
जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगता है। इसके बाद देखिए प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है किसके द्वारा? तो देखिए अनुच्छेद 321 के तहत राज्य विधानमंडल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य की सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त कार्य प्रदान किए जा सकते हैं और राज्य विधानमंडल के द्वारा अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र का विस्तार भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही है ना, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति संवीक्षा करती है, किसकी करती है? तो लोक लेखा समिति सबसे पुरानी संसदीय समिति है जो पहली बार या इसका जो गठन है वो 1921 में किया गया था और इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से, और लोकसभा के स्पीकर को समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है और लोक लेखा समिति भारत सरकार की विनियोग लेखाओं और उन पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। तो उत्तर क्या होगा? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति। इसके बाद देखिए प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि यहाँ पे देखिए 4 राज्य हैं, अब इनको सीक्वेंस में लगाना है कि कौन सा राज्य कब गठित हुआ या किस राज्य का गठन कब हुआ। तो जब आपको ये जानकारी रहेगी, देखिए 11-12 में तो बहुत ज़रूरी है, 11-12 क्या 9-10 में भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा राज्य कब गठित हुआ। अब यही जब बड़े लेवल पर ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में या प्रतियोगी परीक्षाओं में सीक्वेंस में लगाने की बात आ जाती है। बाकी 12 तक तो केवल ये पता होना चाहिए कि कौन से राज्य का कब गठन हुआ, और ये जानकारी जब होगी तब आप सीक्वेंस में आराम से लगा सकते हैं। अब देखिए जैसे गोवा, तो गोवा जो है वो 30 मई 1987 को इसका गठन हुआ। तेलंगाना का कब हुआ? 2 जून 2014 को। और उसके बाद जो है झारखंड का गठन 15 नवंबर सन 2000 में हुआ। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ, है ना, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ। तो अगर हम इसको सीक्वेंस में लगाएंगे तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा 4 नंबर पर ये हरियाणा, उसके बाद गोवा आएगा, फिर उसके बाद जो है तीसरे नंबर का आएगा ये झारखंड, और फिर उसके बाद जो है सबसे लास्ट में आएगा ये दूसरा वाला तेलंगाना। 2 जून पहले आएगा चौथा, फिर पहला तीसरा फिर दूसरा, है ना। सबसे लास्ट में ये 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य जो है तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना। तो देखिए इस तरह से आपने सीक्वेंस में लगा लिया। अब जानकारी जब होगी कब कौन गठित हुआ तो सीक्वेंस में बड़े आराम से लग सकता है। फिर इसके बाद देखिए प्रश्न है कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान यानी वोट डालने की जो उम्र है उसको 21 साल से घटाकर 18 साल किया गया। तो 61वां संशोधन जो है इसके तहत इस भारतीय संविधान के या 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1988 के माध्यम से भारत में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान या वोट डालने की जो उम्र है 21 साल से घटाकर 18 साल जो है इसको कर दिया गया। और यह संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन के माध्यम से संभव हुआ जो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों से संबंधित है। इसके बाद देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई? तो केंद्र और राज्य के बीच वर्तमान व्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा के उद्देश्य से
1988 में जस्टिस R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था और सरकारिया आयोग ने एक अस्थायी अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी। और 28 मई 1990 के जो है राष्ट्रपति आदेश के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया था। तो यहाँ जो उत्तर है वो कौन सा सही रहेगा? डी, सरकारिया आयोग। इसके बाद देखिए प्रश्न है कि सिविल सेवाओं में सुधार के लिए पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो लोक सेवा संबंधी सुधारों के सभी पहलुओं का परीक्षण करने के उद्देश्य से 3 फरवरी 2004 को यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन पीसी होता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। कब? 2004 में। इसके बाद देखिए प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाए जाने और निलंबित किए जाने से संबंधित है। खंड 3 के उपबंधों के अधीन उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार यानी कि मिसबिहेवियर के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से उसके पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ सी वाला सही है, उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा? तो ये बात जो है वो कहा था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। मूल अधिकारों पर संविधान सभा में हुई बहस के दौरान या बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था कि यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहली बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है धन विधेयक को। संविधान के अनुच्छेद 109 के उपबंधों के अनुसार धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास जो सीमित शक्तियां होती हैं और किसी धन विधेयक के लोकसभा के द्वारा पारित होने तथा राज्यसभा के पास सिफारिश के लिए भेजे जाने के बाद इसे राज्यसभा के द्वारा प्राप्ति की जो तारीख है वो 14 दिनों की अवधि के भीतर लोकसभा को वापस भेजना होता है। तो ये जो है धन विधेयक है जो प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है राज्यसभा में। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि यहाँ पर 4 जो है वो वाद हैं, गोलकनाथवाद है, केशवानंद भारतीवाद है और 24वां संविधान संशोधन है, 42वां संवैधानिक या संविधान संशोधन अधिनियम है। इनको सीक्वेंस में लगाना है कि पहले, अब देखिए सीक्वेंस में कैसे लगेगा कि पहले कौन हुआ, फिर उसके बाद कौन सी घटना हुई, फिर उसके बाद कौन सा संशोधन हुआ। तो इसको जब आप एक पहले वाला फिर उसके बाद का सन जो है वो उसके बाद का सन है, इसको लगाएंगे तो ये एक सीक्वेंस में लग जाएगा। अब देखिए हम घटना देखते हैं। गोलकनाथवाद यानी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो का है घटना, ये 1967 की है। फिर उसके बाद केशवानंद भारतीवाद, ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 की घटना है। 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 और 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। तो पहले जो है कालक्रम बैठेगा 1 3 2 4 सीक्वेंस में लग गया। देखिए सन अगर पता हो तो पहले क्या हुआ, उसके बाद पहले सबसे पहले 1967 का है गोलकनाथवाद बनाम पंजाब राज्य, ये है। उसके बाद तीसरा वाला आ जाएगा 1971, फिर 73 और फिर लास्ट में 76 हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस में इस तरह से लग गया। अब देखिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ प्रश्न इस तरह से पूछ रहा है
कि देखिए एक तरफ राज्य लिखा हुआ है और दूसरी तरफ है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, यानी कि किस राज्य का। वैसे तो देखा जाए ये ग्रेजुएशन लेवल की बात हो गई, लेकिन इंटर में भी अगर बच्चे जाने तो बहुत अच्छी बात है कि कौन से राज्य में कितनी सीटें राज्यसभा के लिए हैं, कितनी लोकसभा के लिए हैं, कितनी राज्यसभा के लिए हैं। तो अब यहाँ राज्यसभा की बात हो रही कि राज्यसभा में किस राज्य से कितना प्रतिनिधित्व है। तो इसमें देखिए राजस्थान का कैसे है, पहले राजस्थान का 10 सीट है और गुजरात का 11 रहेगा, गुजरात का 11 रहेगा। तो और कर्नाटक का 12 सीट है और पंजाब का 7 है। तो यहाँ इसमें देखिए पहले अगर हम इसको सही में लगाएंगे तो राजस्थान का हो जाएगा 10, राजस्थान का जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है वो 10 लोगों का है। और गुजरात से अगर लिया जाए तो 11 रहेगा, कर्नाटक से 12 और पंजाब से 7 सीटें होंगी राज्यसभा में। तो ये सीक्वेंस इस तरह से अगर हम लगाएंगे तो ये पहला वाला ए वाला सही जाएगा, यानी कि ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो इस तरह से सीक्वेंस लगाएंगे हमारा उत्तर सामने आ जाएगा। तो इस वीडियो में आपने कुछ जो है नागरिक शास्त्र से संबंधित प्रश्न उत्तर के बारे में जाना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इंटरमीडिएट के लिए भी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। अच्छा, अब आपके लिए इसमें एक प्रश्न है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। और इसी के साथ एक और पॉइंट जोड़ लीजिए कि भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। इन दोनों के आपको नाम बताने हैं कमेंट बॉक्स में। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।